और सुबह सुबह में अब खबर किसान बिल से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि कल किसानों से जुड़े 2 बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। ये नए बिल किसानों के लिए क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। कल राज्यसभा में इसी बात पर ऐसा हंगामा हुआ जिसमें उपसभापति के चेयर तक सांसद आ गए, माइक तोड़ दिया, रूल बुक को भी फाड़ दिया। संसद में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो, लेकिन बिल पास होने से विपक्ष से नहीं रोक पाया। बाद में सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दोनों बिल पास हो गए। राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय ने उपसभापति के आसन पर पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि उपसभापति नियमों के खिलाफ फैसला ले रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपसभापति के रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉमिस दे चुके हैं, बहुत वादे कर चुके हैं। कौन सा वादा पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी को तो पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, पैकेजिंग करने का शौक है। और ये जो कह रहे हैं कि ये आज का दिन याद रहेगा इतिहास में, मैं कहता हूं कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। जनमत जहां पूरी तरह आज विद्रोह की स्थिति में, किसान आंदोलित है, सड़कों पर है, रोज अध्यादेश का विरोध कर रहा है। सरकार संख्या के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। शाम 7:30 बजे सरकार ने मोर्चा खोला। सरकार के 6 मंत्री सामने आए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और ये कह गए कि संसदीय इतिहास में ऐसी घटना न लोकसभा में हुई न राज्यसभा में। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। राज्यसभा में उपसभापति के पद तक पहुंचकर माइक तोड़ते आपने देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के एक नेता को टेबल पर चढ़ के हंगामा करते देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के किसी मेंबर को कागज छोड़िए उस पूरे सदन की गतिविधि को संचालित करते हुए जो रूल्स हैं उस रूल बुक को फाड़ने की कोशिश करते देखा है? मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी जमीन आजीविका छीनकर। हालांकि सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इस भरोसे के बावजूद देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं।
किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। सरकार का कहना है कि नए बिल से बिचौलिए खत्म होंगे, पर किसानों को भरोसा नहीं, वो शंका कर रहे हैं। किसानों को डर है कि नई व्यवस्था में बड़े किसान तो तमाम परेशानियों का सामना कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान व्यापारियों के हाथों में फंस जाएंगे। किसान पूरी तरह से बाजार के भाव में फंस जाएंगे और वो इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। हालांकि सरकार हर आरोप पर विस्तृत जवाब दे रही है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे सटे भिवंडी से आ रही है, जहां पर 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है, गिर गई है। तस्वीरें आपको हम सीधे वहां से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। इस हादसे में 8 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं, वहीं 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बताया जाता है कि साल 1984 में बने जिलानी अपार्टमेंट के एक घर का आधा हिस्सा देर रात ढह गया। इस बिल्डिंग में कुल 21 फ्लैट थे। अचानक आधी रात को बिल्डिंग गिरने से नींद में सो रहे लोग अंदर ही फंसकर रह गए और यह हादसा हो गया। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी जो बचाव का काम है वो जारी है और एक तरह से जो नुकसान हुआ है वो काफी भारी माना जा सकता है। रात का समय जैसे तहसील के सारे जो लोग थे बिल्डिंग के रहने वाले वो उस बिल्डिंग में मौजूद थे और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग इस पूरे मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इसलिए एनडीआरएफ को यहाँ पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उनके जो स्नीपर डॉग्स होते हैं वो इस वक्त बॉडीज को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मृतक का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये 1984 की बनी हुई बिल्डिंग है जो रात के 3:30 बजे ढह गई है। आधा हिस्सा इसका पूरा कोलैप्स हो गया है, जिसके बाद बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मुस्तफा, एक बात जानना चाहेंगे, मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जो कि जर्जर स्थिति में है। क्या बीएमसी ने किसी तरह की नोटिस दी थी इन लोगों को? क्या ये बिल्डिंग खाली कराने की बात हुई थी? जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है ये बीएमसी के जो क्षेत्र है उससे काफी दूर है। ये भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठाणे का जो डिस्ट्रिक्ट है उस इलाके की ये इंसिडेंट वारदात सामने आ रही है। एमएमआर रीजन में जरूर ये बिल्डिंग पड़ती है। उन इलाकों में भी जैसे मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण, ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं जिसका जिम्मेदारी उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पड़ती है। श्वेता, तो क्या इन लोगों को कोई सूचना या फिर पहले से अलर्ट इन लोगों को किया गया था कि ये बिल्डिंग खाली कर दें? बिल्कुल, अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर इन बिल्डिंग के लोगों को अलर्ट किया गया था और वो इस वक्त ये फैसला ले रहे थे कि बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट पर ले जाना है या फिर खाली कराना है। इस सारी चीजों की जानकारी चालू थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि कोविड पेंडेमिक के चलते कई ऐसी बिल्डिंग है जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी, जिनका सर्वे नहीं हो पाया और आज ये नौबत आ पड़ी। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि बीती रात 1 बजे तक चली लोकसभा की कार्रवाई और इस दौरान संसद में गूंजा निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा। ये मुद्दा बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया और कठोर कानून की मांग की। सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? बीती रात संसद में गूंजा अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा। रात 1 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही और एक्शन में दिखे अभिनेता और गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि किशन ने कहा, हमारे देश में बेटियां देवी दुर्गा और गौ माता की तरह पूजनीय हैं। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जरिए बेटियों को लेकर शुरू में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन बॉलीवुड समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं।
रवि किशन ने ना तो फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का नाम लिया और ना ही आरोप लगाने वाली पीड़ित अभिनेत्री पायल घोष का, लेकिन अपने तेवर और इशारे को साफ जाहिर कर दिया कि वार किस पर है और जिस पर है वो किसी दरिंदे से कम नहीं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बेटी नहीं है। रवि किशन इस कदर आवेश में थे कि प्रतिरोध पर भड़क उठे और विपक्षी सांसद को खामोश रहने के लिए फटकार लगाने लगे। सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक ऐसे कानून की मांग की जिससे महिलाओं, लड़कियों पर अनुचित दबाव बनाने वालों में भय पैदा हो। किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, और खासकर मोदी जी की सरकार में ये कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। धन्यवाद महोदय जी। रवि किशन और अनुराग कश्यप के बीच वाद प्रतिवाद की जंग सुशांत और रिया केस से जुड़ी बयानबाजियों से शुरू हुई थी। पहले अनुराग कश्यप ने रवि किशन पर सीधे वार कर की थी। अनुराग ने ट्वीट में रवि किशन पर गांजा पीने का आरोप लगाया तो रवि किशन उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत देकर चुप रह गए थे। लेकिन अब पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ रवि किशन खुलकर मुखर हैं। संसद से लेकर सड़क तक, आज तक ब्यूरो। पायल घोष के संगीन आरोप के बाद अब संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई देने वाली है। बॉलीवुड में ड्रग की मिलीभगत का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि वो पायल घोष के यौन शोषण का मामला संसद में भी उठाएंगे। रवि किशन की बातों से बीजेपी के एक और सांसद मनोज तिवारी ने भी समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गए तो उन्होंने मुझे कुछ फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई। तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस पायल घोष का उद्गार कहीं अनुराग पर भारी न पड़ जाए। आरोप इतने संगीन कि अगर सच साबित हो जाए तो बॉलीवुड में मच जाएगा जबरदस्त बवाल। रवि किशन और अनुराग कश्यप दोनों का ताल्लुक गोरखपुर से है, लेकिन दोनों के बीच अदावत की लकीर भी इतनी गाढ़ी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाल के दिनों में कंगना और सुशांत के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहे हैं और अब रवि किशन का नया ऐलान इस द्वंद्व में एक नई कील है। रवि किशन को साथ मिल रहा है बीजेपी के उनके एक और साथी मनोज तिवारी का। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मुद्दे पर संपूर्ण साथ का वादा किया। रवि पे ये आरोप लगाना, ये इसलिए आरोप लगाना कि उसने एक गंदगी में हाथ डाल दिया है। मुख्य मुद्दे से मत भटकिए, और मुख्य मुद्दा है इस देश में ड्रग्स को बचाना। थाली सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, हमारी ये थाली पूरा देश है। इसलिए ड्रग्स को बचाने के लिए छोटा हिस्सा भी हो तो उसके कोई पैरोकार न बने, ये हमारी प्रार्थना है। रवि किशन ने कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। ड्रग्स के दलदल में धंसते बॉलीवुड की बात पर तो बवाल मच गया। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इसे थाली में छेद बताया और वार पलटवार का खेल शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड जब दो हिस्सों में बटा तो अब अनुराग कश्यप पर लगे संगीन आरोपों ने आग में घी का काम किया। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो कंगना ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जिस ड्रग्स की जंग ने बॉलीवुड में दो फाड़ कर दिए, अब वो लड़ाई यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों तक पहुंच चुकी है। मीटू, कास्टिंग काउच जैसे मुद्दों के लपेटे में आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों की लिस्ट में अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल हो गया है। कास्टिंग काउच केस में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अनुराग पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। सातपुते वही वकील हैं
जिन्होंने नाना पाटेकर के मीटू केस में तनुश्री दत्ता की ओर से केस लड़ा था। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगाए हैं। एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। पिछले एक सप्ताह से कंगना के खिलाफ जारी अनुराग के ट्वीट वॉर के बीच इन आरोपों ने आग में घी का काम किया। कंगना ने सीधे अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वह बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर्स की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। लगातार सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले अनुराग कश्यप इस बार भी चुप नहीं रहे। अनुराग ने इन आरोपों को एक साजिश से जोड़ने की कोशिश की। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां-कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग पर आरोप लगे तो उनकी पूर्व पत्नी आरती भी अनुराग के बचाव में आ गई। आरती ने अनुराग कश्यप को रॉकस्टार बताया। अनुराग ऐसा इंसान है जो अपने यहाँ महिला कर्मियों के लिए काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं। मैं सबसे पहले इसे हमारी बेटी के साथ देखती हूँ। जो लोग दूसरों से घृणा करने में अपनी जो ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका रचनात्मक इस्तेमाल करते तो ये दुनिया बेहतर होती। बॉलीवुड अब पूरी तरह से गैंग्स ऑफ बॉलीवुड हो चुका है। एक पक्ष जहां कंगना और पायल के साथ है तो वहीं एक खेमा अनुराग कश्यप का खुलकर समर्थन कर रहा है। तापसी पन्नू से लेकर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा तक अनुराग कश्यप के बचाव में आ गए। वहीं महिला आयोग भी अब अनुराग के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है। ड्रग्स, यौन शोषण, मूवी माफिया, रोज नए मुद्दे, नए आरोप, नए नायक और खलनायक सोशल मीडिया और बयानों के जरिए बनाए जा रहे हैं। नेपोटिज्म और मूवी माफिया की जंग के बाद अब बात यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर पहुंची है। मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा में कल सुशांत की मौत और देश में पैर पसारते ड्रग के काले कारोबार की भी गूंज रही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री पर रेगुलेटर तक की मांग कर डाली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स के बढ़ते काले कारोबार की गूंज भी बीती रात संसद में सुनाई दी। ड्रग्स फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बॉलीवुड के साथ ही देश में बढ़ते नशे के कारोबार पर मुद्दा उठाया और इस पर नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटर की मांग की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी हो पाए और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का, आतंकवादियों का जो पैसा फिल्म इंडस्ट्री में फंसा हुआ रहता है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से है, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। सर, जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबों में रेगुलेटर है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो। निशिकांत दुबे ने कहा, सुशांत की मौत के बाद मैं पहला शख्स था जिसने हकीकत सामने लाने के लिए आवाज उठाई थी। बाद में सीएम नीतीश ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। निशिकांत दुबे ने कहा, सुशांत की मौत खुदकुशी है या हत्या, तफ्तीश में यह तय होना अभी बाकी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स और नशे के कारोबार की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं रही। महज फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हाई सोसाइटीज और स्कूल कॉलेजों तक ड्रग पैडलरों की पैठ आसान हो चली है। ऐसे में जरूरत है एनडीपीएस कानून सख्ती से लागू हो। तो ड्रग्स फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो हाई सोसाइटी है, उसमें पूरे देश भर में जो है एक बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि एनडीपीएस कानून को जो है अपने को मजबूती से लागू करना चाहिए। बीजेपी सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कोरोना काल में आर्थिक संकट के बीच फिल्म इंडस्ट्री को आगामी 3 सालों तक विदेशों में शूटिंग करने से रोका जाए। वो देश में शूटिंग करें ताकि पर्यटन उद्योग के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो मेरा दूसरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि फिल्म इंडस्ट्री को आगे आने वाले 3 साल के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले।
संसद में सुशांत की मौत और बॉलीवुड में ड्रग की पैठ के मुद्दे की गूंज के बीच आज मुंबई में एनसीबी एक बार फिर नशे के कारोबार पर सक्रिय हो रही है। एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। जया शाह पहली बार रिया के संग ड्रग से जुड़ी चैटिंग को लेकर चर्चा में आई थीं। सुशांत की मौत की तफ्तीश के दौरान सीबीआई जया शाह से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एनसीबी आज उनसे ड्रग नेक्सस पर सवाल दागेगी। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारत और चीन के बीच आज फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। इसमें खास बात यह है कि इस बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। चीन के साथ ताजा तनाव को देखते हुए आज की बैठक अहम मानी जा रही है। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। ऐसे दौर में जब सरकार खुलकर मान चुकी है कि चीन के साथ ताजा विवाद गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो आज भारत और चीन के टॉप कमांडर फिर से आमने सामने बैठेंगे। कोशिश यही है कि विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। बैठक आज सुबह 9 बजे से लद्दाख के मोल्दो में होगी। जून महीने से लेकर अब तक इस तरह कई बैठकें इसी जगह पर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत ताजा विवाद का हल नहीं निकाल पाई। लेकिन आज होने वाली बैठक खास मानी जा रही है, इस मायने में कि सेना के अफसरों के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव बातचीत में शामिल हो सकते हैं। सेना मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी आज की बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कोर की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी आज के दल में शामिल हैं। एलएसी पर ताज़ा हालात पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण हैं। पैंगोंग और देप्सांग इलाके में चीन की तरफ से फौज का जमावड़ा है। जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आज की बातचीत में इसी तनाव को कम करने की कोशिश होगी। भारत का जोर इसी बात पर होगा कि विवाद की सभी जगहों से चीन अपनी तैनाती कम करे। देप्सांग और पैंगोंग से चीनी फौजें पीछे हटें। मॉस्को में हुए समझौते का कड़ाई से पालन हो। एलएसी पर फौजों की तादाद पिछले समझौतों के मुताबिक हो। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वो पिछली कई बैठकों में तनाव कम करने के साथ साथ इसके तौर तरीकों पर भी सहमति बना चुका है, लेकिन हर बार अमल के वक्त पर पलट जाता है। लेकिन एलएसी पर भारत के कड़े रुख को देखकर शायद उसे ये समझ आ गया होगा कि ऐसी चालबाजियां ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ले से अभिषेक भल्ला और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कृषि बिल की। जी हां, सरकार कृषि बिल को किसान के लिए क्रांतिकारी बता रही है, जबकि विपक्ष ने इस कानून को किसानों के लिए किसान विरोधी एक तरह से बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बातों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुद्दे पर तल्खी कितनी बढ़ गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ये एक प्रशासकीय कदम होता है जो सरकार हर साल तय करती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और मुझे गर्व है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी को अधिक दिया है किसानों के पक्ष में। आप चाहें तो हम आपको उसको बाकायदे चार्ट के साथ दिखा भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको देता ही हूं कि देखिए किसानों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। धान में 2.4 गुना, दलहन में 10 गुना, गेहूं में 1.77 गुना बढ़ाया गया, दलहन में 75 बढ़ाया गया। इस बिल के कई बिंदु हैं विरोध के और अत्यंत गंभीर हैं। पहली बात, आप अगर मैं हूं खरीदार, आप हैं कृषक, आप मेरे और आपके बीच में आवागमन करके जो निश्चित होगा उसके आधार पर बेचना अगर अनुमति देंगे, जो इस एक्ट द्वारा, इस बिल द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी अगर आपने एबॉलिश नहीं भी की, यानी नाम वास्ते एक चीज है एमएसपी, लेकिन आप और हम नेगोशिएट करके उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो एमएसपी का क्या औचित्य है, क्या मूल्य है, क्या वजन है? तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, एक मजाक हो रही है। ये सही कह रहे हैं, अभी जो मैंने सुना कुछ 2-3 मिनट के लिए प्रसाद जी, सही कह रहे हैं राजनाथ जी
कि औपचारिक रूप से एमएसपी अबॉलिश निरस्त नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी को इरेलेवेंट करार किया जा रहा है, उसको होना नहीं होना बराबर हो रहा है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।